अब आपको इंसानों की कहानी बताते हैं। और जैसे कल हमने आपको जापान के बारे में, वहाँ के समाज के बारे में बताया था, आज उसी सीरीज के तहत आज आपको जापान के बारे में कुछ और नई जानकारियां देते हैं। जापान के पास पैसा तो बहुत है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है, रोबोट्स भी हैं, लेकिन उनके समाज में अब इमोशंस नहीं है, भावनाएं नहीं है। वहां के लोगों के पास अब एक दूसरे से बात करने का भी समय नहीं है। इसलिए जापान एक ऐसा देश बन गया है जो बूढ़ा भी है और अकेला भी है। आज हम आपको जापान की बड़ी बड़ी इमारतों और उनकी मशीनों के बीच वहां के लोगों के अकेलेपन का एक भावुक विश्लेषण दिखाएंगे। जापान को एक बूढ़ा देश कहा जाता है, बूढ़ों का देश कहते हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा बुजुर्ग जापान में ही रहते हैं। जापान की आबादी करीब 12.5 करोड़ है, जिसमें 30% लोग यानी 3 करोड़ 80 लाख लोग 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं। उम्र बढ़ने के साथ ही यहां पर अकेलापन भी एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, जिसकी वजह से जापान की सरकार ने पिछले साल ही लोनलीनेस मिनिस्ट्री यानी अकेलापन दूर करने के लिए एक खास मंत्रालय बनाया था। और यह मंत्रालय अकेले रहने वाले लोगों को सामूहिक गतिविधियों से जोड़ता है, जिससे लोग अकेला महसूस न करें और आत्महत्याओं को भी वहां पर रोकने की कोशिश हो। क्योंकि जापान में अकेलेपन के कारण आत्महत्या के मामलों में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। 2020 में जापान में 21,000 लोगों ने आत्महत्या की थी। यह संख्या इसलिए बहुत ज्यादा मानी जाएगी क्योंकि जापान बड़ा छोटा सा देश है और यहां के लोग आर्थिक रूप से परेशान नहीं हैं। जो चुनौतियां हमारे देश की हैं, भारत में तो जो चुनौती है लोगों की, वो है कि हमारे देश में गरीबी बहुत है, बेरोजगारी है, लोगों के पास और बहुत सारी समस्याएं हैं। जापान में ये समस्याएं नहीं है। जापान में रुपए पैसे को लेकर कोई समस्या किसी के पास नहीं है, आर्थिक रूप से कोई परेशान नहीं है। जापान एक बहुत पैसे वाला देश है, वहां के लोग भी बहुत पैसे वाले हैं, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन जैसा हमने आपको बताया, पैसा तो है लेकिन भावनाएं नहीं है, पैसा तो है लेकिन समय नहीं है। और इसीलिए जापान के लोग इतने पैसे वाले होने के बावजूद अकेलेपन से दुखी रहते हैं। और इस अकेलेपन से तंग आकर अब वहां कई बुजुर्ग दुकानों में जाकर चोरी करते हैं ताकि पकड़े जाने पर लोग कम से कम उनसे बात तो करें। इसके अलावा वहां अकेलेपन से लड़ने के लिए अब लोग मशीनों का सहारा ले रहे हैं, रोबोट्स का सहारा ले रहे हैं। ये रोबोट्स वहां के लोगों से बात करते हैं और उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि वो अकेले नहीं हैं। और जैसा हम आपको पहले बता रहे थे, हमारी सहयोगी पलकी शर्मा उपाध्याय एक ऐसे ही अस्पताल में गई जहां रोबोट्स थेरेपी के जरिए ऐसे लोगों का इलाज कर रहे हैं जो अकेलेपन का शिकार है। ये रिपोर्ट आज आपको ये बताएगी कि अपने देश की आर्थिक तरक्की के लिए जापान के लोगों को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। उन्होंने पूरे जीवन मेहनत की, पूरे जीवन पैसा कमाया, अपने देश को बहुत मजबूत बनाया, बहुत खुशहाल बनाया, लेकिन अब उनका जीवन कैसा है ये आप देखिए। इनका नाम है नोमोतो ताकेओ और ये 84 वर्ष के हैं। इन्हें अब ऐसी ही दिनचर्या की आदत हो गई है। ये अक्सर व्हीलचेयर पर ऐसे ही उदास बैठे रहते हैं और उत्सुक निगाहों से इस रोबोट की तरफ देखते रहते हैं। इस रोबोट का व्यवहार और इसकी आवाज एक कुत्ते जैसी ही है, लेकिन ये असली कुत्ता नहीं है बल्कि एक रोबोट है। जापान के शिंतोमी नर्सिंग सेंटर में आप इस तरह के कई रोबोट्स को मरीजों से बात करते हुए और वहां दूसरे काम करते हुए देख सकते हैं। और जापान में ये जगह इसी रोबोट थेरेपी के लिए जानी जाती है। जब हम इस सेंटर में पहुंचे तो यहाँ ऐसी ही एक थेरेपी चल रही थी जिसका नेतृत्व पेपर कर रहे थे। इनके सवाल आपको सोचने पर मजबूर करते हैं और आपकी भावनाओं को भी जगाते हैं। बहुत सारे लोगों की तरह हमारे मन में भी यही सवाल था कि किस तरह जापान अपनी बूढ़ी आबादी की देखभाल के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी और रोबोटिक डॉग्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन इस दौरान हमने जो देखा वो टेक्नोलॉजी की जीत नहीं बल्कि मानवता की हार लगी। इस सेंटर में 1 दर्जन से ज्यादा बुजुर्ग रहते हैं और इनके लिए ये रोबोट्स खुशी का एकमात्र जरिया हैं। इन रोबोट्स को ये उसी तरह प्यार करते हैं जैसे आप अपने पालतू कुत्ते को करते हैं। ऐसा लगता है कि मानो ये किसी जीवित प्राणी को स्पर्श करना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ धातु के अलावा कुछ भी नहीं है। बेशक रोबोट्स इंसानों के जीवन को प्रभावित करते हैं,
इनके चलने का तरीका, इनके बाल सब असली कुत्ते जैसे हैं। लेकिन ये सबको पता है कि ये बैटरी से संचालित होने वाला एक उपकरण मात्र है, जिसमें ना तो जीवन है और ना ही संवेदना। 日本の介護の現場ですね、大きな課題が3つあります。一つはですね、雇用環境の改善が挙げられます。残念ながら日本ではですね、介護現場の仕事 मरीजों को इन रोबोट से बात करते देखकर आपको ऐसा भी लग सकता है कि मानो यहाँ इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि ये असली कुत्ते नहीं बल्कि एक मशीन से अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और ये सब उस देश में हो रहा है जहां 30% आबादी की उम्र 65 वर्ष से ज्यादा है। इनमें से अनेकों लोग ऐसे हैं जो नर्सिंग सेंटर में रहने को मजबूर हैं। यहाँ उनके पास अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए उनकी असली संतानें नहीं बल्कि सिर्फ ये रोबोट्स हैं। जापान अपने नागरिकों की बढ़ती आयु की समस्या को और नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन सवाल यह है कि इस समस्या का हल क्या है। कान फिल्म फेस्टिवल इन दिनों काफ़ी चर्चा में था और इस फेस्टिवल में एक जापानीज़ फिल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम है प्लान 75 और उसकी कहानी काफ़ी डार्क और डिस्टर्बिंग है। इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि हर शख्स जो 75 साल से ज़्यादा की उम्र का है उसने सरकार के साथ एक डील साइन की और इस डील के तहत उनको सरकार से कुछ पैसा मिला, पर उसके बदले में उन्होंने यूथनेशिया को स्वीकृति दी। यूथनेशिया मतलब स्वेच्छा से मृत्यु को समय से पहले अपनाना। और इस फिल्म में इस डील को एक सोल्यूशन की तरह पेश किया गया कि अगर आपके देश में, अगर आपके समाज में एक एजिंग पॉपुलेशन है तो उससे कैसे निजात पाया जाए। इन मरीजों को देखकर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने जवानी में दिन रात अपनी कड़ी मेहनत से जापान को दुनिया का तीसरा सबसे समृद्ध देश बनाया। इनमें से बहुत से लोग डॉक्टर और इंजीनियर हैं, लेकिन आज ये अकेले ऐसे नर्सिंग सेंटर में रहने को मजबूर हैं जो जापान में तेजी से बढ़ती हुई अकेलेपन की महामारी का एक और उदाहरण है। अकेलेपन की इस महामारी का इलाज इन नर्सिंग सेंटर्स में नहीं हो सकता। मानवता, दया और इंसानियत ही इनका इलाज है। पलकी शर्मा उपाध्याय, जी न्यूज़, टोक्यो। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.